नमस्कार। ये डेटा क्या कहता है कि एक नए एपिसोड में आप सब लोगों का स्वागत है। मैं हूं अजय प्रकाश। मैं आज से एक नई सीरीज शुरू करने जा रहा हूं। इसका नाम मैंने दिया है मोदी के मंत्री। मैं इसमें आपको मोदी जी की कैबिनेट या उनके मंत्रियों का इंट्रोडक्शन नहीं देने जा रहा हूं। इस सीरीज का मकसद ये है कि हमारे प्रधानमंत्री और उनके मंत्रीगण कभी-कभी ऐसे वक्तव्य दे देते हैं जिनका कोई सर या पैर नहीं होता और कई बार तो ये फैक्चुअली इनकरेक्ट होते हैं। अब हमारे देश के हालात कुछ ऐसे हो चुके हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जो जो कुछ भी कहेंगे हमें मानना पड़ेगा। उनके मंत्री कुछ भी कहें हम सबको मानना पड़ेगा। आपकी हिम्मत नहीं हो सकती कि इन लोगों के खिलाफ आप कुछ भी बोलें। आपको याद है निर्मला सीतारामन जब तमिलनाडु गई थी तो एक जगह किसी एक रेस्टोरेंट के मालिक ने उनसे कुछ जीएसटी को लेकर सवाल पूछ लिए थे और बाद में उसी मालिक को उन्होंने बुलाकर माफी मंगवाई थी। तो हालात कुछ ऐसे हो चुके हैं। हमारे यहाँ की ब्यूरोक्रेसी की भी अब ये हिम्मत नहीं है कि वो मोदी जी या उनके मंत्रियों को कुछ भी बोले। आप लोगों को याद होगा कि मिड 80s में बीबीसी की एक टीवी सीरीज आई थी यस मिनिस्टर जो और बाद में इसका सीक्वल भी बना था यस प्राइम मिनिस्टर। इसमें मंत्री या प्रधानमंत्री और ब्यूरोक्रेसी के बीच की रिलेशनशिप बहुत अच्छी तरह से दिखाई गई थी। ये एक कॉमेडी सीरीज थी। शायद आज हम अपने देश में इस तरह की सीरीज नहीं बना सकते हैं। हालांकि 2001 में इस सीरीज का हिंदी रूपांतर भी बना था जिसमें फारूक शेख और जयंत कृपलानी थे। वक्तव्य देने में या स्टेटमेंट्स देने में हमारे मोदी जी का तो कोई मुकाबला कर ही नहीं सकता है। खास करके जब चुनाव नजदीक होते हैं उनकी भाषा बहुत अच्छी हो जाती है। हमारे मंत्री उस लेवल तक तो नहीं पहुंच पाते हैं लेकिन कोशिश वो जरूर करते हैं। इस प्रोग्राम में मैं ऐसे ही मंत्रियों के स्टेटमेंट्स को एनालाइज करूंगा। अगर उन्होंने कुछ फैक्चुअली गलत कहा है तो वो डेटा आपको दिखाऊंगा और अगर इन मंत्रियों के स्टेटमेंट से हमारे समाज का कोई वर्ग पीड़ित हो जाता है तो उस बारे में भी हम इस प्रोग्राम में बात करेंगे। सबसे पहले बात कर रहा हूं नितिन गडकरी की, उसके बाद अश्विनी वैष्णव जी की और तीसरे नंबर पर निर्मला सीतारामन। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे हमेशा की तरह ये रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अगर प्रोग्राम अच्छा लगे तो लाइक भी करिए और कमेंट आप जरूर किया कीजिए। खासकर जो आज का प्रोग्राम है उस पर आपके कमेंट्स का हमें इंतजार रहेगा। धन्यवाद। बात करते हैं नितिन गडकरी जी की। अब ये एक ऐसे मंत्री हैं जिसे पूरे भारत में लोग जानते हैं, पहचानते हैं। नहीं तो मोदी जी के मंत्रिमंडल में ऐसे-ऐसे मंत्री हैं जिनका नाम भी नहीं सुना, ना कभी देखा। अगर वो शायद सड़क पे निकल जाएं तो कोई भी उन्हें पहचान नहीं सकता है। गडकरी महाराष्ट्र से आते हैं, सबको पता है नागपुर से। ये आजकल मिनिस्टर हैं ट्रांसपोर्ट और हाईवेज के। पहले इनके पास काफी मिनिस्ट्रीज हुआ करती थी लेकिन मोदी जी ने इनको कट टू साइज कर दिया है। नितिन गडकरी हमेशा से भारतीय जनता पार्टी में ही रहे हैं लेकिन कभी-कभी वो ऐसा लगता है कि वो पार्टी से नाराज हैं या पता नहीं मोदी जी से नाराज हैं। मोदी जी जब दूसरी बार प्रधानमंत्री बने और पार्लियामेंट गए थे उस समय की ये पिक्चर बहुत वायरल हुई है, वीडियो भी वायरल हुआ है जिसमें नितिन गडकरी तब बैठे रहे हैं जबकि बाकी सब मंत्री खड़े होकर मोदी जी के लिए तालियां बजा रहे थे। अब जो किस्सा मैं आपको नितिन गडकरी जी के बारे में सुनाने जा रहा हूँ वो ये है कि कुछ दिन पहले, शायद हफ्ता 10 दिन पहले, कंगना रनौत ने जो उनकी फिल्म है इमरजेंसी उसकी एक स्पेशल स्क्रीनिंग की थी नितिन गडकरी जी के लिए नागपुर में। गडकरी जी ने बहुत हिम्मत दिखाई, शायद पूरी उन्होंने पिक्चर देखी। उसके बाद उन्होंने ये कहा कि जब इमरजेंसी लगी थी देश में तब वो उसके साक्षी थे। 1975 में इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी। लेकिन ये पिक्चर देखने के बाद मुझे ये लगा है कि इस फिल्म में ट्रू हिस्ट्री ऑफ इमरजेंसी दिखाई गई है। इमरजेंसी का एक बहुत ही सच्चा इतिहास
कंगना जी ने यहाँ प्रेजेंट किया है हमारी जनता को। अब इमरजेंसी कैसी फिल्म है, इसके रिव्यूज आप इंटरनेट पर खुद देख लीजिएगा। कोई इसको 2 स्टार दे रहा है, कोई कह रहा है बहुत अच्छी पिक्चर है, कोई कहता है कंगना की एक्टिंग बहुत अच्छी है, और यहाँ तक के कई लोग कह रहे हैं कि इसको ऑस्कर भी देना चाहिए कंगना को इस पिक्चर के लिए। अब भले ही नितिन गडकरी को ये पिक्चर बहुत अच्छी लगी हो, लेकिन बीजेपी ने तो इस पिक्चर से अपना पलड़ा बहुत पहले झाड़ लिया था। अगस्त सितंबर के महीने में जब पहली बार ये पिक्चर सेंसर बोर्ड के लिए आई थी, उस समय इसको सर्टिफिकेट नहीं दिया गया और ये कहा गया था कि कुछ इसमें कट्स करिए। तब ये सारी बातें लीक हुई थी। इसमें हमारा जो सिख माइनॉरिटी है, उनके खिलाफ कुछ बातें इस पिक्चर में की गई हैं। और इस वजह से पूरे पंजाब में अकाली और श्री गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वाले सब इस पिक्चर से नाराज हो गए थे, और क्योंकि हरियाणा में इलेक्शंस आने वाले थे, इसलिए बीजेपी ने भी अपने हाथ धो लिए थे। तो एक तरफ कंगना रनौत है जो बीजेपी में ही है, उन्होंने ये पिक्चर प्रोड्यूस की, डायरेक्ट की, इसमें काम किया, और उनका कहते ये हैं कि क्योंकि ये पिक्चर डिले हो गई, उनका घर भी बिक चुका है, और फिर भी बीजेपी उनको सपोर्ट नहीं कर रही है। और दूसरी तरफ नितिन गडकरी हैं, वो इस पिक्चर की तारीफ कर रहे हैं। बिल्कुल वैसे ही बात कि जब मोदी जी को सब ताली बजा रहे थे, गडकरी जी बैठे हुए थे, इस बार गडकरी जी ताली बजा रहे हैं और बीजेपी और आरएसएस वाले बैठे हुए हैं। तो इस पिक्चर के बारे में बीजेपी के कुछ स्टॉन्च सपोर्टर्स हैं, वो क्या कहते हैं पहले वो सुन लीजिए। ही लगा था, पर कल जब परसों जब मैंने फिल्म को देखा तो मतलब कोई इमेजिन नहीं कर सकता इस लेवल पर जाकर के इमरजेंसी के पीरियड का जस्टिफिकेशन हमें देखने को मिलता है। और जिनके ऊपर अन्याय हुआ वो तो छोड़ ही दीजिए, अटल जी वगैरह जिनको जेल में इतना प्रताड़ित किया गया था, उनकी अपेक्षा इंदिरा गांधी की पीड़ा दिखाने पर फिल्म का फोकस ज्यादा था कि वो उस समय कितनी ज्यादा मेंटल ट्रोमा में थी। बार बार आईने के सामने जाकर के उनको एकदम विचित्र सा उनका चेहरा आईने में दिख रहा है, इतना ज्यादा अंदर से उनको पीड़ा हो रही थी, इतना ज्यादा वो मेंटल ट्रोमा में थी, इस प्रकार का चित्रण फिल्म में किया गया है। और जितना कुछ दिख है, जो कुछ भी चलो नसबंदी के बारे में जो बातें हम सुनते हैं या जिन लोगों को अरेस्ट वगैरह किया गया था, वो सारा का सारा ठिकरा उठा करके संजय गांधी के ऊपर फोड़ दिया गया है। और इंदिरा गांधी को पूरी तरीके से क्लीन चिट दे करके, व्हाइट वॉश तो बहुत छोटा शब्द होगा, पूरा महिमा मंडन फिल्म में किया गया है। और वो इतना सटल सटल वे में भी मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि हो सकता है कि किसी किसी को सटल लगे, जिनको नहीं पता है कुछ बातें वो कह सकते हैं कि नहीं भाई फिल्म न्यूट्रल लगती है। तो न्यूट्रल और सटल तो मुझे कहीं से भी नहीं लगी, उल्टा खुलकर ये फिल्म कांग्रेस का, इंदिरा गांधी का महिमा मंडन करती है और उन्हें एक सबसे महान राष्ट्रवादी नेता के रूप में फिल्में प्रस्तुत किया है। और उनके सामने अटल जी हो या बाकी जितने भी नेता दिखाए हैं, उनको एक प्रकार से देश में अराजकता फैलाने वाला उन्होंने बना करके प्रस्तुत किया है। और उस अराजकता के कारण देश की सुरक्षा कह लीजिए या देश रुक गया था, या उस अराजकता फैलाने के कारण ना चाहते हुए भी इंदिरा गांधी को इमरजेंसी लगानी पड़ी थी, ऐसा एक चित्र फिल्म प्रस्तुत करती है। ये इंटरव्यू लेने वाले वरुण उपासनी है, और जो यहाँ बोल रहे हैं वो है प्रतीक बोरडे। ये जयपुर डायलॉग्स नाम की एक चैनल है, उस पर आप ये इंटरव्यू पूरा देख सकते हैं। इन दोनों का इंट्रोडक्शन मैंने ट्विटर से निकाला है। वरुण उपासनी अपने को लिखते हैं हिंदू इंजीनियर धार्मिक विंग, और प्रतीक बोर्डे इनकी यूट्यूब चैनल भी है, फिल्म थ्योरीज रिव्यूज पॉलिटिकल आइडियोलॉजी एंड फिलॉसफी एक्सप्लेनेशन प्राउड हिंदू। अब मोदी जी ने इमरजेंसी पिक्चर देखी है या नहीं ये तो मेरे को नहीं पता, लेकिन इतना जरूर था कि कंगना रनौत मोदी जी से बहुत मिलने की उन्होंने कोशिश की, लेकिन मोदी जी ने उनको टाइम नहीं दिया। और इधर नितिन गडकरी जब इमरजेंसी की तारीफ करते हैं, तो एक तरह से वो मान गए कि इंदिरा गांधी बहुत ही बढ़िया लीडर थी, और शायद वो अकेले बीजेपी के ऐसे नेता हैं जो इस समय कंगना रनौत को सपोर्ट कर रहे हैं। दूसरे मंत्री की जिसकी आज बात करेंगे वो है अश्विनी वैष्णव जी। ये मोदी जी के बड़े खास मंत्री हैं, बहुत चहेते मंत्री हैं। इनको तीन तीन बहुत बड़े विभाग दे रखे हैं: यूनियन मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, यूनियन मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी,
और यूनियन मिनिस्टर ऑफ रेलवेज। ये उड़ीसा कैडर के एक आईएएस अफसर रह चुके हैं। उसके बाद वार्टन बिजनेस स्कूल से एमबीए करने के बाद इन्होंने प्राइवेट सेक्टर में नौकरी की है और उसके बाद ये पॉलिटिक्स में आए हैं। अभी पिछले दिनों अश्विनी वैष्णव जी दावोस गए हुए थे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग अटेंड करने। इस बार भारत ने बहुत बड़ा कंटिंजेंट भेजा है दावोस में, जिसमें 5 यूनियन मिनिस्टर, 3 चीफ मिनिस्टर और 100 से ज्यादा सीईओज हैं भारतीय कंपनीज की, जो यहाँ अटेंड कर रहे हैं। मैंने ढूंढने की कोशिश की कि अश्विनी वैष्णव जी की क्या उपलब्धियां हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में जाके। इतना भारी भरकम पोर्टफोलियो है उनके पास, शायद कोई बड़ी बिजनेस डील्स वगैरह देश के लिए लाए होंगे, लेकिन मेरे को ऐसी कोई इंफॉर्मेशन अभी तक नहीं मिली है। इकोनॉमिक टाइम्स में मैंने ये सर्च किया है, वहां पे इनके 2-3 स्टेटमेंट्स जरूर दिख रहे हैं जो इनके मंत्रालय से जुड़े ही नहीं है, वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के हैं। जैसे इन्होंने वहां टैरिफ सिंप्लीफिकेशन की बात की, फिर ये बोल दिया कि ट्रम्प भारत के खिलाफ जो मेजर ले रहा है उसके लिए हम तैयार हैं। फिर इन्होंने रेलवेज में जाके इन्होंने स्विस रेल भी जाके इन्होंने विजिट की। हालांकि स्विस रेलवेज इतनी छोटी है कि वो भारत का कोई मुकाबला नहीं कर सकती है, और मोदी जी की तारीफ किए बगैर तो कोई मंत्री रह ही नहीं सकता है। लॉट ऑफ इंटरेस्ट इन प्राइम मिनिस्टर मोदीज पॉलिसीज एट द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम मीटिंग इन दावोस, ये इन्होंने जरूर बोल दिया। एनडीटीवी से विष्णु सोम भी दावोस गए हुए थे और वहां पर उन्होंने अश्विनी वैष्णव जी का इंटरव्यू दिया। ये इंटरव्यू आप इंटरनेट पर देख सकते हैं या एनडीटीवी चैनल पर देख सकते हैं। कई बातें हुई इस 15-20 मिनट के इंटरव्यू में, लेकिन जो बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो एक स्टेटमेंट था जो अश्विनी वैष्णव जी ने इस इंटरव्यू में दिया था, और वो था भारत में पहली सेमीकंडक्टर चिप, भारत में बनी पहली सेमीकंडक्टर चिप जल्द आने वाली है। इनके इसी स्टेटमेंट को मैं आगे एनालाइज करूंगा, लेकिन पहले आप इंटरव्यू का वो पार्ट सुन लीजिए। The other key aspect of all of this is semiconductors and resilient supply chains. We've spoken about this last year as well, but in terms of resilient supply chains, since last year, what has actually changed in terms of fabs on the ground or proposals to build fabs on the ground? Where is India when it comes to actually building semiconductors? So we just completed the semiconductor roundtable with the senior professionals, CEOs of the semiconductor industry, and all of them expressed their huge satisfaction at the progress of the India semiconductor mission. And many of them had met Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji when they came for the second edition of the SEMI, and everybody is so happy with the progress. Just 3 years back, January 2022, we had announced the semiconductor mission. And today, in January of 2025, we have 5 semiconductor units where the construction is progressing so well. Many places, the construction is in the final stages of their completion, and the equipment are getting installed. The gases, chemical, that ecosystem is getting installed. So this is phenomenal. So people have shown huge confidence in a semiconductor program, and now we are focusing on the next stage of it, and we should have our first made in India chip rolled out in this year itself, in 2025 itself. बात हो रही थी भारत में बने सेमीकंडक्टर चिप्स की जो इलेक्ट्रॉनिक्स में इस्तेमाल की जाती हैं। अब मंत्री जी ये कह रहे हैं कि भारत में बनी पहली सेमीकंडक्टर चिप बहुत जल्दी आएगी, शायद 2025 में आ जाएगी। अब ये जरूरी है कि आप सब लोग ये जान लें कि भारत में सेमीकंडक्टर्स बनाने का इतिहास क्या है। हमारी कैबिनेट ने इस चीज की पहली अप्रूवल 1976 में दी थी, जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, कि एक सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी सेटअप की जानी चाहिए। बाद में ये एचसीएल के नाम से मोहाली में ये फैक्ट्री बनाई गई और इसका इनॉग्रेशन 1983 में किया गया था। राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री थे तब उन्होंने इसमें खासा इंटरेस्ट दिखाया था, और कंपोनेंट्स जो इंपोर्ट उस वक्त किए जाते थे
उन सब में इन्होंने ड्यूटी कम की थी। इसी मिशन के अंतर्गत भारत में 3 बड़ी सेमीकंडक्टर बनाने की फैक्ट्री लगाई गई थी, फैब्रिकेशन प्लांट, जिसकी बात अश्विनी वैष्णव कर रहे हैं। इसमें एक प्लांट है ढोलेरा गुजरात में, दूसरा है सानंद गुजरात में और तीसरा है मोरीगांव आसाम में। और उधर एचसीएल अपना काम करता जा रहा है, तरह-तरह की सेमीकंडक्टर चिप्स वो लोग बनाते हैं जो कि डिफेंस में, स्पेस में और इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल की जाती हैं। एचसीएल की जो चिप्स हैं वो मार्स ऑर्बिटर मिशन यानी मंगलयान में भी उनका इस्तेमाल किया गया था। तो अश्विनी वैष्णव जी का शायद स्टेटमेंट ये था कि पहली चिप जो फैक्ट्री गुजरात में उन्होंने लगाई है या आसाम में लगाई है, वहां से पहली चिप निकलेगी, ना कि हिंदुस्तान की सबसे पहली चिप निकलेगी। अब लास्ट सेक्शन में बात करेंगे हमारी फेवरेट मंत्री निर्मला ताई के बारे में। निर्मला सीतारामन और पॉपकॉर्न, ये कंट्रोवर्सी खत्म ही नहीं हो रही है। हमारे देश में तो इस बारे में बहुत बात हो चुकी है, लेकिन अब ये बात पहुंच गई है वॉल स्ट्रीट जर्नल तक। 2 दिन पहले उसमें एक आर्टिकल छपा है जिसकी हेडलाइंस है ए नेशनल ट्रेजेडी इन इंडिया, पॉपकॉर्न इज टैक्स 3 वेज। मतलब इस हेडलाइन का है कि ये एक राष्ट्रीय त्रासदी है कि हमारे देश में पॉपकॉर्न भी 3 तरह से टैक्स किया जाता है। इससे पहले कि भक्त लोग उछलने लगे कि ये आर्टिकल किसने लिखा है, मैं बता दूं ये तृप्ति लहरी ने लिखा है जो साउथ एशिया ब्यूरो चीफ है वॉल स्ट्रीट जर्नल की, और ये एक ट्रेंड इकोनॉमिस्ट है, फाइनेंस की जानकारी रखती हैं। इन्होंने एक किताब भी लिखी हुई है, मेड इन इंडिया, MAID इन इंडिया, ये अमेज़न पर उपलब्ध है। ये जीएसटी काउंसिल का एक बहुत ही सिली डिसीजन रहा है जो ये लोग मानने को तैयार नहीं हो रहे हैं। सुनिए निर्मला सीतारामन जी किस हद तक जाके अपने इस डिसीजन को डिफेंड कर रही हैं। सुनिए। salted popcorn, caramelized popcorn, plain popcorn, ऐसे स्टेट्स हैं जहां नमकीन के नाम में पॉपकॉर्न सॉल्टेड भी सेल होता है कि नहीं? नमकीन है वो, मगर जब पॉपकॉर्न सॉल्टेड सिर्फ नहीं है, उसमें कैरामलाइज पॉपकॉर्न भी मार्केट में आता है एडेड शुगर के साथ। एडेड शुगर के चीज हर एक में रेट एक है, नमकीन के ऊपर रेट कम है। सो कैरामलाइज्ड पॉपकॉर्न का ट्रीटमेंट के ऊपर सब लोग विस्तार से चर्चा की। व्हेन यू टॉक आउटसाइड इट लुक्स सिली, अरे पॉपकॉर्न के ऊपर इतना चर्चा चाहिए क्या? मगर हर आइटम के ऊपर फिटमेंट कमेटी में स्टेट्स भागीदारी लेकर चर्चा करने के समय वो क्लियरली बोलते हैं एडेड शुगर वाले चीज को तो हम ट्रीटमेंट अलग ही देते हैं, चाहे वो ड्रिंक हो, कार्बोनेटेड ड्रिंक हो, जूस हो, जिसमें एडेड शुगर है। इसीलिए पॉपकॉर्न का ट्रीटमेंट में जब तक वो नमकीन है, सॉल्टेड है, मसाला एडेड है, चटपटा मसाला है, चिली पाउडर है, कुछ हो, सब 5% है मेरे 5%। बट व्हेन इट हैज एडेड कैरामलाइज्ड शुगर इट इज नो लॉन्गर नमकीन। इस स्टेटमेंट के लिए तो मैं सिर्फ यही बोल सकता हूं, जी मंत्री जी। प्रोग्राम देखने के लिए धन्यवाद।